हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्थव्यवस्था के। हमने अलग अलग प्रकार देखे थे भाई। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, अविकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो ये डिस्कशन हमारा लास्ट वीडियो में हो चुका है। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे कि यूपीएससी ने इन टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक, ताकि आपकी एक फुल प्रूफ तैयारी हो सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने के बाद भी आपको ये महसूस ना हो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर की। जैसा कि नाम से ही इसका पता चल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र मतलब सबसे फर्स्ट आर्थिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सबसे पहले इंसान के संपर्क में आती है, जिनके माध्यम से इंसान नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से इंसान कुछ प्रोडक्शन करता है, वो सारी एक्टिविटीज आपकी नेचुरल प्राइमरी सेक्टर में आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप पढ़ भी सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके की जाने वाली एक्टिविटी को आप प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। ठीक, प्राइमरी सेक्टर में पिक में देखिएगा यहाँ पर, जैसे आपका पशुपालन है, डेयरी है, मछली पालन है, यहाँ पर आपका माइनिंग हो रही, खनन है, एग्रीकल्चर है। इसके अलावा आप तेल और गैस का जो उत्खनन करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। इसके अलावा आप एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, डायमंड का, डायमंड को निकालना या उसका खोज करना भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। यूपीएससी क्या करेगी, सिंपल आपसे पूछ लेगी कि कुछ एग्जांपल दे देगी, उसमें आपसे पूछ लेगी कि भाई इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, या है, तो आपको ऑप्शन दे देगी, जैसे एग्रीकल्चर दे देगी, सेवाएं दे देगी, या अब जैसे देखिए कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी का जो तरीका होता है वो क्या करेगी, इसमें हस्तशिल्प देगी आपको, हस्तशिल्प। अब आपको लगेगा कि यार हस्तशिल्प तो प्राइमरी सेक्टर में आ सकता है क्योंकि लोग अपने हाथ से काम करते हैं। नहीं, हस्तशिल्प जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या है, थोड़ा सा ओपन करके चीजों को सोचना है। ठीक, देखिए नोट इसमें ये कर लीजिएगा कि प्राइमरी जो सेक्टर है उसको एग्रीकल्चर एंड अलायंस क्षेत्र भी कहा जाता है, अलायंस सेक्टर भी कहा जाता है। यूपीएससी आपको प्राथमिक क्षेत्र ना देकर एग्रीकल्चर एंड इट्स अलायंस सेक्टर दे देगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये वर्ड तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आपको मैंने बता दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र को ही एग्रीकल्चर एंड इट्स अलायंस सेक्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, तो इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम में, जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए आज के टाइम में जो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र हैं, बांग्लादेश है, तो ये जो विकासशील राष्ट्र है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भारत का लगभग आप मान के चलो 60% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है या प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई खनन के कार्यों से जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी सेक्टर ही इंडिया में आज भी लोगों को लगभग 70% लोगों को रोजगार देने का काम प्राइमरी सेक्टर कर रहा है। ठीक है, तो जहां भी डेवलपमेंट कम होती है या कोई विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है तो वहां पर प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है रोजगार में वो ज्यादा होता है, और जहां विकसित राष्ट्र हो चुके हैं वहां पर इनका रोल कम होता चलता जाता है। क्यों, इसका रीजन ये है कि जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहां पर लोग स्किलफुल होते हैं, उनके पास कौशल होता है, लेकिन जो विकासशील राष्ट्र होते हैं वहां पर लोगों के पास कौशल नहीं होता है। वो मजदूरी करके या खेती बाड़ी में छोटा मोटा काम करके ही, पशुपालन करके ही अपना जीवन बसर करते हैं। तो इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो ज्यादा है और ज्यादा होना चाहिए, और विकसित देशों में वो जो योगदान है वो कम होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट भी दिए गए। 2018 के आंकड़ों में जो आपका उत्तरी अफ्रीका है, उत्तरी सहारा अफ्रीका, उसमें जो योगदान है इसका लगभग 15% था, जबकि नॉर्थ अमेरिका में जीडीपी का लगभग 1% ही प्राइमरी सेक्टर वहां पर रोल अदा करता है। ठीक है, तो
औद्योगिक की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण जो हुआ, उससे पहले अधिकांश जो लोग थे वो रोजगार के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? वो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं लगी थी, कोई बड़े बड़े कारखाने नहीं थे। तो लोगों के पास रोजगार के लिए, जीवन यापन करने के लिए क्या संसाधन बचते हैं? या तो आप एग्रीकल्चर करोगे, पशुपालन करोगे, या आप खनन का कोई काम करोगे, पेड़ पौधे लगाओगे, या फिर आप एज ए लेबर के तौर पर जो डायमंड की माइनिंग होती है वहां पर आप काम करोगे। तो यही काम कर सकते थे। तो ठीक है, औद्योगिकीकरण के बाद जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार की वृद्धि हुई, मजदूरों की आवश्यकता ज्यादा हुई, जिसके कारण क्या धीरे 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 मैन्युफैक्चरिंग का रोल जो इकोनॉमी में वो बढ़ता चला गया। ठीक, अब ये आसान चीजें हैं, इसमें कुछ भी नहीं। प्राथमिक गतिविधियां सीधे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे आप मछली पालन कर रहे हैं, तो मछली पालन आप किसके ऊपर डिपेंड हो? आप पानी के ऊपर डिपेंड हो। आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो किसके ऊपर डिपेंड हो? आप लैंड के ऊपर डिपेंड हो। तो सीधे सीधे आप नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी आपकी डिपेंडेंस है, इसलिए इनको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में काम करने के लिए कम कौशल की, यहाँ पर इतने ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है ना, स्किल की जरूरत नहीं है। अब आप गेहूं की कटाई कर रहे हैं तो आप कोई उल्टा करके या सीधा करके, या आप दराती जो काटने वाली होती है उसको टेढ़ा करके पकड़ के काट के दिखा दोगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको वो खेत साफ करना, वो खेत काटना है। तो इसमें स्किल की बहुत कम जरूरत होती है। और यहाँ पर क्या है, लेकिन इसमें क्या मेहनत ज्यादा लगती है, और इसमें जो इनकम होती है वो भी कम होती है। ठीक है ना, वो भी कम होती है। देखिए, स्किल की कीमत को आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। तो एक बार एक मजदूर था, उस मजदूर ने पूरा दिन कुछ काम किया, गड्ढा खोदा या जो भी कुछ था। तो उसने जब शाम हुई मालिक के पास गया, तो मालिक ने उसको 250-300 रुपये पकड़ा दिए। ठीक, वही जो मजदूर को लेकर फिर वो मालिक अपने साथ उसको छोड़ने के लिए कहीं चला गया। तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब होगी। तो वो मालिक जब गाड़ी लेकर मैकेनिक के पास गया, तो मैकेनिक ने गाड़ी को देखा और उसको कुछ नट वगैरह कुछ ठीक किया। नट वगैरह ठीक करने के बाद उसने 2000 रुपये मांग लिए। तो मालिक ने बड़े हंसते हुए उसको 2000 रुपये दे दिए। तो मजदूर को बड़ी हैरानी हुई कि यार, मैंने सारा दिन काम किया तो मेरे को केवल 200-250 रुपये मिले, यहाँ इसने एक नट हल्का सा टाइट किया है और 1 सेकंड के 2 सेकंड के इसको 2000 रुपये मिले। तो देखिए, तो उसने बड़ा बढ़िया आंसर दिया जो मैकेनिक था। उसने कहा कि ये जो पैसा है ना, ये मेरा आपके 2 सेकंड का नहीं है, ये मेरे उस 20 साल का जो मैंने स्किल सीखा है ना, 20 साल पहले जो मैंने काम सीखा था और आज तक जो मैं अपने स्किल को इम्प्रूव करता रहा हूँ, ये उसका पैसा। तो स्किल की हमेशा कीमत होती है, स्किल की हमेशा वैल्यू होती है। आप भी अपने अंदर कुछ ना कुछ स्किल जरूर डेवलप कीजिए, ताकि आप इन चीज़ों को और आपकी समाज में वैल्यू बढ़ सके। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में स्किल की ज़्यादा लोड नहीं होती है, मजदूरों को या खेती करने के ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर क्या है, इनकम भी कम है, और धीरे धीरे अब क्या है, आबादी बढ़ रही है। प्राथमिक क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंस है, हालांकि वो बढ़नी चाहिए, लेकिन वो लगातार घटती जा रही है, क्योंकि लोग अब फैक्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, सरकारी जॉब की तरफ मूव कर रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कोई भी एग्रीकल्चर करना नहीं चाहता। ठीक है, ये हालांकि मेंस का टॉपिक है, इसके क्या कारण है वो हम लोग मेंस के जब सिलेबस करेंगे उसमें कवर करेंगे। पीटी के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्टर का देखिए, सिंपल लैंग्वेज में हम समझे कि प्राथमिक जो क्षेत्र के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज करके, उनको मैन्युफैक्चर करके, उनको रिफाइन करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो आपके क्या आ जाते हैं, वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक, जैसे दूध कलेक्ट किया, अमूल के प्रोसेसर में गया, प्रोसेसिंग यूनिट में गया, वहां पर इसके प्रोडक्ट बना दिया, अलग अलग पनीर बना दिया, मलाई बना दी, क्रीम बना दी। उसको जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग की है ना, इसको नाम दे दिया गया, ये आपका आएगा सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, जैसे लोहे का खनन किया खदानों से, वो क्या है, वो एक्टिविटी आपकी प्राइमरी सेक्टर की। उस लोहे के खनन करने के बाद उस लोहे के लिए, उस लोहे से हमें कार बनाई, बस बनाई, रेल बनाई, तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक, इसमें कोई इशू नहीं है। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्टर में कच्चे माल को मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है। इस एक्टिविटी को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कहा जाता है।
द्वितीय क्षेत्र को हम मिडल सेक्टर का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी या ये भी नाम दे सकती है आपको, मिडल, माध्यमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प, देखिए ये आ गया ना यहाँ पर, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प और उद्योग शामिल है। उदाहरण के लिए लोहा से अयस्क का उपयोग करके विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा हम कार, बसें, रेल इत्यादि बनाते हैं, ठीक, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या, सेकेंडरी जो क्षेत्र है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए विकसित जो राष्ट्र है, विकसित जो इकोनॉमी है, उनमें जो ये सेकेंडरी सेक्टर है ये अच्छी खासी तनख्वाह वाला, अच्छी खासी पेमेंट वाला एक ऑप्शन है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वही बात है कि इसमें जुड़ने के लिए लोगों को स्किलफुल होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे यूएसए में लगभग 20% लोग रोजगार के लिए सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। जिन देशों का जो सेकेंडरी सेक्टर विकसित होता है उनमें क्या है, एक्सपोर्ट अधिक होता है और वो ज्यादा अधिक प्रोस्पर होते हैं, ज्यादा अधिक समृद्ध होते हैं। चाइना बेस्ट एग्जाम्पल, चीन आज के टाइम में इतना मजबूत, इतनी पावरफुल कैसे हो रहा है उसकी, क्योंकि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना सॉलिड है, इतना मजबूत है कि उसने पूरे वर्ल्ड को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रखा है, ठीक है। भारत का तो आप एग्जाम्पल देख ही चुके हैं। यहाँ पर दिवाली से लेकर होली से लेकर आपके घरों में गणेश की मूर्ति से लेकर हर प्रकार के जो भी आइटम है वो कहीं ना कहीं चाइना से ही हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, चाइना की एक पावर दिखाता है कि चाइना ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में कितना ज्यादा डेवलप कर लिया। और यही है कि चाइना अब लगातार वहां के जो लोग हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी लगातार बढ़ रही है, और जो नेशनल इनकम ऑफ चाइना है वो भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग में अब सवाल ये भी उठता है कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाया। भारत के पास भी तो तमाम चीजें थी, भारत ऐसा क्यों नहीं कर पाया जो चाइना ने कर लिया। तो देखिए भारत का ना कर पाने के बहुत सारे रीजन है, मैं उसमें से कुछ बता देता हूं। बाकी ये मेंस का टॉपिक है, इसको हम लोग मेंस के सिलेबस में कवर करेंगे। बट प्रीलिम्स के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या रीजन है कि भारत में जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर आप देखिए 1991 तक तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी रही। इतना ज्यादा आयात निर्यात के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं थे, मतलब इतना ज्यादा हम लोग सहूलियत प्रदान नहीं करते थे जो हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट होता था चीजें। हालांकि हम लोग बहुत सारी चीजों को आयात करते थे विदेशों से, अमेरिका से हम लोग गेहूं भी लेते थे। तो लेकिन क्या था, हमारे टैक्सेस ज्यादा थे, है ना, कस्टम ड्यूटी ज्यादा थी, टैक्स एक्साइज ड्यूटी ज्यादा थी, जिसके कारण क्या था, भारत का जो व्यापार था विदेशों के साथ वो इतना अच्छा खासा नहीं था। दूसरा, यहाँ पर जो टैक्स की जो प्रक्रिया थी वो काफी जटिल थी, ठीक है। फिर उद्योग खोलना, उसके लिए आपको परमिट लेना, इन सारी चीजों में बहुत सारा टाइम लग जाता था। जैसे हम लोगों ने कल भी एक डिस्कशन किया था कि अगर आप एक फूड की स्टॉल खोलना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं या इवन कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो लगभग आपको 49 सर्टिफिकेट परमिट आपको अप्रूव कराने पड़ेंगे, ठीक है। जबकि सिंगापुर जैसे देश में आप एक दिन में कंपनी खोल सकते हैं, यहाँ पर एक दुकान खोलने में 49 डेज लग रहे हैं, ठीक। तीसरा, यहाँ पर जो स्किल है, चौथा, यहाँ पर जो स्किल है, स्किल लेबर, स्किल क्लास, उसकी बहुत कमी है, क्योंकि सरकार ने काफी अच्छे प्रोग्राम चलाए जिससे लोगों के अंदर स्किल डेवलप की जा सके, लेकिन वो क्या ना, वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचे। आप कह सकते हैं कि इसमें अफसरों की कमी रही, ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से नहीं की, या हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बेहतर नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आईटीआई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, भारत के हर इलाके में आईटीआई आपको मिल जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी आईटीआई। तो आईटीआई का मेन काम क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आपको यहाँ पर स्किलफुल पर्सन को तैयार करना था। लेकिन आप आज आईटीआई की स्थिति देख लीजिए, वहां पर जाकर आप देखेंगे कि आज लोगों का ये ट्रेंड है कि जो बच्चे कुछ भी नहीं करते लाइफ में, कुछ भी नहीं पढ़ते लाइफ में, पढ़ने में पीछे है, उनका एडमिशन आप आईटीआई में कराओ, है ना। यही मेंटेलिटी है ना, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते हैं तो आईआईटी करेंगे या एमबीए करेंगे या आईएएस करेंगे, जो भी कुछ है, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं है उनको आईटीआई में डाल दो। तो अगर इस माइंड सेट से हम लोग काम कर रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में इंडिया आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन रहे हैं जिससे भारत में क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जैसी हम लोगों ने उम्मीद की थी वैसी नहीं हो पाई,
ठीक। तो द्वितीय जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो उत्पादन के लिए, कच्चे माल के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? सिंपल सी बात है, वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। अब भाई दूध क्या है? दूध डेयरी है। डेयरी क्या है आपकी? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। दूध से ही तो पनीर बनाओगे, उसी से मलाई बनाओगे, उसी से करीम बनाओगे। तो ये सारी चीजें क्या है? प्राथमिक सेक्टर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? पूंजी और श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें कैपिटल भी अधिक लगता है और इसमें लेबर भी अधिक लगता है। सिंपल, इसको आप समझ ही पा रहे होगे कि इंडस्ट्री जब खुलती है, एक इंडस्ट्री को लगाने में कितना तो पैसा लगता है, और उसमें जो मजदूर करते हैं, काम करते हैं, उसमें कितने सारे मजदूर मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसमें श्रम भी ज्यादा लगता है। अब टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र की, है ना, टर्सरी सेक्टर की। अब देखिए ये सिंपल है, इसको आप इस डेफिनेशन से समझाऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए गेहूं है, गेहूं आपका खेत में पैदा हुआ, ये गेहूं गया आपका किसी ब्रेड बनाने वाली कंपनी में, ठीक, वो प्रोसेसिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ब्रेड बनाती है, और वो ब्रेड बन के फिर तैयार हुए और वो गए कस्टमर के पास, वो फिर गए कस्टमर के पास। तो ये जो परिवहन, जहां जिन साधनों से ये ब्रेड खेत से लेकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर आम कस्टमर तक जो भी पहुंचे हैं, तो जिन भी संसाधनों का यूज किया गया है वो सारे आपके टर्सरी सेक्टर में आएंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी आपका टर्सरी सेक्टर में है। आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, वहां पर कोई वेटर आके आपसे ऑर्डर लेता, वो भी टर्सरी सेक्टर में है। आपके पास कस्टमर केयर से कॉल आती है, वो भी टर्सरी सेक्टर में आएगा। इसके अलावा आप शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स वगैरह में, वो भी आपका टर्सरी सेक्टर में आएगा। इसके अलावा आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे ये मैम है ताजमहल घूमने गई हैं, और ये हमारे भाई साहब हैं, है ना, तो ये गाइड है, तो ये भी आपका टर्सरी में आएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे को गाइड को देख के याद आ गया कि इंडिया में लोग इतने स्किलफुल हैं, इतने टैलेंटेड है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो गाइड है वो 10 से 15 लैंग्वेज बोल लेते हैं, हालांकि उन्होंने कोई स्कूलिंग नहीं की है, बट वो क्या धीरे धीरे इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। अलग अलग देशों से लोग आते हैं। ताजमहल के पास आप कभी घूमने जाओगे तो ताजमहल के पास आपको इतने अच्छे गाइड मिल जाएंगे जो 15 से 20 लैंग्वेज बोल लेंगे और फ्लुएंसी में बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बै करके या मेरे को आती नहीं, ऐसा करके नहीं। इंग्लिश भी बोलेंगे तो इतनी फ्लुएंसी में, फ्रेंच बोलेंगे इतनी अच्छी तरीके से, जापान नहीं बोल लेंगे, चाइना बोल लेंगे, ये सारी लैंग्वेज। तो सर ये इंडिया का कमाल है, इंडिया में ही आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब क्या है, तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो तृतीय जो क्षेत्र होता है, टर्सरी जो सेक्टर है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत हम लोग दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कंसल्ट देते हैं, सलाह देते हैं, वो भी इसमें शामिल होती हैं। खुदरा जो शॉपिंग करते हैं हम लोग, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए सिंपल वर्डों में समझिए कि जो टर्सरी सेक्टर होता है उसमें माल का उत्पादन नहीं होता है। ये है यूपीएससी का पीटी का क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें क्या है, माल का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन जो माल बन गया है उसको कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस टर्सरी सेक्टर की होती है। यूपीएससी आपसे सिंपल पूछ लेगा कि मतलब एक पूरी स्टेटमेंट दे देगा, जैसे ये दे देगा कि टर्सरी सेक्टर की आर्थिक गतिविधियों से माल का उत्पादन होता है। उसने नहीं लिखा बस, ठीक है, वो नहीं को मिस कर देगा और होता है। तो हम लोग, हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम लोग, एक तो टाइम कम होता है, एग्जाम में प्रेशर होता है, मैं समझता हूं, लेकिन उसमें क्या होता है, हम लोग इतनी स्पीड से इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि जो पॉइंट पढ़ना चाहिए ना, जैसे नहीं शब्द के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं शब्द हमारे ध्यान में नहीं आता और हम लोग उसको पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इजिली ये लगता है कि ये तो सही ही होगा और वही रोंग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, आपसे पूछ लेगा कि वही एग्जाम्पल दे देगा, आपसे कुछ पॉइंट पूछ लेगा कि भाई टर्सरी सेक्टर के कौन कौन से उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर जैसे एजुकेशन, अभी आप और हम जो कर रहे हैं ये भी टर्सरी सेक्टर है। फाइनेंस, आप बैंकिंग सिस्टम से जुड़कर कुछ पेटीएम वगैरह या गूगल पे जो भी कुछ कर रहे हैं वो भी टर्सरी है। यातायात, आप इधर से उधर मूव कर रहे हैं। व्यक्तिगत सेवा, पर्सनल ट्रेनर है, मान लो आप जिम में जाते हैं तो पर्सनल ट्रेनर आपने रखा हुआ तो वो भी टर्सरी सेक्टर में आएगा।
दूरसंचार है, स्वास्थ्य सेवाएं है, फार्मेसी है, सूचना है, प्रौद्योगिकी है, अपशिष्ट निपटान है, जो भी कूड़ा करकट होता है उसका जो निपटान किया जाता है ना, उससे जो मतलब कूड़ा को कलेक्ट करके उससे कुछ एनर्जी बनाई जाती है, तो वो भी आपकी टर्सरी में आएगी, नॉट सेकेंडरी में आएगी। ठीक है, परामर्श है, खुदरा बिक्री है, तो ये आपके एग्जाम्पल हुए। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। क्योंकि देखिए आज के टाइम में आप लोग क्या देख रहे हैं कि भारत में भी जो टर्सरी सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर है, इसका जो ग्रोथ है वो ज्यादा है ना, जीडीपी में इसका जो हिस्सा है वो ज्यादा है। किसकी तुलना में? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की तुलना में। आज भारत भी जब से संचार क्रांति इंडिया में आई है तब से हम लोग भी धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की तरफ ज्यादा मूव करने लग रहे हैं। लेकिन इसका एक डीमेरिट है, इसका डीमेरिट ये है कि सर्विस सेक्टर ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, है ना, ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। और इवन जो रोजगार देगा भी तो वो काफी स्किलफुल लोगों को देगा, पढ़े लिखे लोगों को देगा। तो इसमें क्या है, जो अधिकांश लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या कम अनस्किलफुल हैं, तो वो कहीं ना कहीं रोजगार की इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा डीमेरिट ये है। हालांकि सर्विस सेक्टर क्या है, जीडीपी में अच्छी भूमिका निभाता है, लोगों को पैसे अच्छे प्रोवाइड कराता है, इनकम अच्छी होती है, लेकिन इसमें वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जिनके पास कुछ स्किल होता है। अदरवाइज जो कम पढ़े लिखे हैं या मेहनत करने वाले मजदूर आदमी हैं वो सर्विस सेक्टर की दौड़ से बाहर है, ये है। और भारत का सबसे बड़ी हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपका अनस्किलफुल है ना, कम पढ़ा लिखा है, अनस्किलफुल है। तो ऐसे में भारत में जो रोजगार बेरोजगारी है ना, इसलिए बढ़ती जाने लग रही है, बेरोजगारी आपकी इसलिए बढ़ती जाने लग रही है क्योंकि आप क्या है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा तो दे रहे हो। सर्विस सेक्टर, आप गुड़गांव जाओ, नोएडा जाओ, आप देखो यहाँ पर कितना बड़ा हब है सर्विस सेक्टर का। लेकिन क्या वहां पर आप लोगों ने देखा कि कोई रिक्शा चलाने वाला या कुछ ऐसा छोटा मोटा जो काम करता आदमी या कोई और है जिसके पास स्किल ज्यादा नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको जॉब मिल जाएगी? वहां नहीं मिल पाएगी। ठीक है, वहां पर आपको स्किलफुल लोग चाहिए। इवन वो लोग तो पीएन भी रखते हैं तो वो भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट रखते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है कि सर्विस सेक्टर है जो ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। और भारत की आबादी इतनी है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके यहाँ पर जो बेरोजगारी का संकट है ना, ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, देखिए असली रोजगार देने की जो क्षमता होती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में है और प्राइमरी सेक्टर में है। इसमें आप कम स्किल के साथ भी आप बेहतर जीवन जी सकते हो। प्राइमरी सेक्टर में आप एग्रीकल्चर में आप अच्छी अच्छी तकनीक लाओ, लोगों को स्किलफुल प्रदान करो, स्किल प्रदान करो, उनको अच्छे बीज दो, बिजली पर थोड़ी सब्सिडी दो, उनको बेहतर स्किल सिखाओ। तो इन सब से क्या किसान अपनी एग्रीकल्चर को अच्छा कर सकता है, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। फिर बात आ जाए सेकेंडरी सेक्टर में, वहां पर मान लो कोई कच्चा माल तैयार कर रहे हैं, उससे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, तो आप जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, उनके पास स्किल है, तो उनको आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में मदद करो, जिससे वो ना केवल अपने लिए रोजगार क्रिएट करेगा बल्कि 20 बंदों को और रोजगार देगा। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर में रोजगार के चांसेस ज्यादा है, सर्विस सेक्टर में इसके कम है। ठीक है, तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। अब कहोगे आपकी सर विकसित जो डेवलप कंट्री है उनमें ही ज्यादा सेवा सर्विस सेक्टर का योगदान है, भारत में नहीं है। लेकिन भारत में भी आप देखिए, भारत में भी आपका सर्विस सेक्टर ही जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल अदा करता है 53% का। फिर उसके बाद है औद्योगिक सेक्टर 30% और फिर आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा 17%। यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन यहां से पूछ लेगी, आपसे क्या करेगी, आपसे सीक्वेंस में लगा लेगी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किन सेक्टर में कम से ज्यादा की तरफ योगदान के तौर पर इनको आप सेट कीजिए, लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर का भारत में ज्यादा है जीडीपी में, औद्योगिक सेक्टर में कम है, एग्रीकल्चर में उससे कम है। ठीक, आपको लगेगा कि एग्रीकल्चर में ज्यादा, तो आप लोग क्या करोगे, गलत कराओगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप पूछ सकते हो कि हमने कहा कि विकसित देशों में सेवा जो सर्विस सेक्टर है उसका रोल ज्यादा होता है, तो भारत तो विकासशील देश है, भारत तो विकासशील देश है, तो इसमें इतना ज्यादा क्यों है। और इसको लेकर यूपीएससी ने एक बार मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था, रोजगार विहीन समृद्धि, रोजगार विहीन
डेवलपमेंट, कि भारत में ग्रोथ तो बढ़ रही है, जीडीपी के मामले में देखिए हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखिए वो भी बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी की जो संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके क्या रीजन है, ये यूपीएससी ने मेंस में पूछा था। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जब डिस्कस किया तो आप लोगों ने समझा कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है जिसकी हमें नीड है वो अच्छी खासी संख्या में डेवलप नहीं है। दूसरा, स्किलफुल लोग नहीं है, है ना, लोगों के पास स्किल नहीं है जिससे लोग बेहतर जॉब की तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ जा सके। फिर तीसरा, सरकार की कुछ पॉलिसीज है, जैसे टैक्स ज्यादा है इंडस्ट्री के ऊपर। अब टैक्स ज्यादा है तो कोई भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से पहले 1000 बार सोचता है। ठीक है, फिर वहां पर क्या है, आप देखिएगा कि जो हमारा जो ग्राउंड लेवल पर आईटीआई वगैरह है, जहां पर हमें अच्छे कारीगर मिलने चाहिए, तो जो वहां पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना कमजोर है कि हम लोग अच्छे कारीगर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो इसका कारण क्या है, हमारा जो है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी अभी भी ज्यादा बनी हुई है। और लेकिन क्या है, सर्विस सेक्टर आपका बूम कर चुका है, तो सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग करके काम करते हैं, लेकिन वो पैसा अच्छा बनाते हैं, जिसके कारण क्या है कि सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो जीडीपी में हमें ज्यादा दिखाई देता है, और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान है वो हमें जीडीपी में कम दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है, बट वो उसके अपेक्षा में जो रोजगार है वो आपके उतने नहीं बढ़ पा रहे। ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर देना था। ठीक है, तो देखिए भारत के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का 53% योगदान है। दूसरे स्थान पर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका 30%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको कहेंगे या सेकेंडरी सेक्टर जिसको कहेंगे, और थर्ड वन है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, उसका लगभग आपका 17% इसमें योगदान है। ठीक है, लेकिन बात देखिए, ये नोट कीजिएगा, लेकिन कुल जनसंख्या का लगभग 53% आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कुल का लगभग 53% आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और एग्रीकल्चर आपका योगदान कितना दे रहा है, केवल 17%। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत में गरीबी कैसे हटेगी जब लोगों की इनकम ही नहीं बढ़ पा रही है, लोगों के पास अच्छे कमाई के बेहतर ऑप्शन ही नहीं है, तो इनकम कैसे बढ़ेगी प्रति व्यक्ति की, और इनकम नहीं बढ़ेगी तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो चर्चा चलती रहती है, हालांकि यूपीएससी ने कभी इससे क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट आपको क्या पता है, मेरे को क्या पता यूपीएससी के मन में क्या है, कुछ भी पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए मीनिंग जो है माइक्रो से ही, वर्ड से ही पता चला, माइक्रो किसी एक पर्सन या एक फर्म, ठीक है, या कोई एक इंडस्ट्री, उसका पर्सपेक्टिव लेकर इकोनॉमी में उसका क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक्स के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, कैसे वो चीजों के प्रति रिएक्ट करता है, कीमतों के प्रति उसका क्या व्यवहार है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। सिंपल, हमारे काम की तो डेफिनेशन देखो सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, तो देखिए, एक व्यक्ति या फर्म के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति या फर्म के उन आर्थिक निर्णयों को समझने का प्रयास किया जाता है जो वह किसी आर्थिक गतिविधि को संपन्न करने से पहले लेता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको मान लो बाइक खरीदनी है ना, किसी व्यक्ति को बाइक खरीदनी है, तो वो बाइक खरीदने से पहले क्या करेगा, हीरो कंपनी की बाइक है, होंडा कंपनी की बाइक है, टीवीएस की बाइक है, तो तमाम जितनी भी कंपनी बाइक बनाती है उनका कंपैरिजन करता है कि भाई माइलेज कोई कितना देती है, कौन कितनी सस्ती है, कितना मैं आसान किस्तों में इसको ले सकता हूं, मैं अगर डेली अप डाउन करूंगा तो मेरा कितने रुपए का पेट्रोल लगेगा। तो ये तमाम चीजें वो समझ दिमाग में रखकर ही अपना व्यवहार करता है, अपना बिहेव करता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु की कीमत घट या बढ़ गई है तो उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या निर्णय रहेगा। ठीक है ना, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि व्यक्ति का जो लग्जरी जो आइटम होते हैं ना, जो लग्जरी आइटम होते हैं उनके प्रति व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जो सोच होती है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे
अब मान लो मैं डीओ का एग्जांपल दूंगा आपको। देखिए एग्जांपल बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं हम लोग, हमें कोई अर्थशास्त्री नहीं बनना है, सिंपल सी बात है, हमें चीजों को समझना है। डीओ का एग्जांपल लेते हैं। अब डीओ अगर 400 रुपए का है तो इसके चांसेस बहुत कम है कि बहुत सारे स्टूडेंट या छात्र या छात्राएं उसको परचेज करेंगे। सिंपल बात, 400 रुपए का एक स्टूडेंट के लिए परचेज करना थोड़ा मुश्किल है। अब अमीर है तो उसको तो कोई कह नहीं सकता, वो तो चाहे 10,000 का भी खरीद ले, लेकिन 400 रुपए का भी परचेज करना काफी बड़ी बात है। तो ये लग्जरी आइटम है। लेकिन अगर यही लग्जरी आइटम आपको 150 रुपए में या 100 रुपए में मिल जाए तो क्या रीजन है कि आप नहीं खरीदोगे? समझ पा रहे हो ना? तो कीमतों के प्रति जो व्यवहार होता है वो निर्णय क्या लेता है, इन सभी का अध्ययन एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर जब इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ठीक है ना? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स यह समझाने की कोशिश करता है कि अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग मूल्य कैसे और क्यों होता है, कैसे व्यक्ति वित्तीय निर्णय लेते और कैसे व्यक्ति एक दूसरे के साथ सबसे अच्छा व्यवहार, समन्वय और सहयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे आवश्यकता की कुछ वस्तुएं होती है, ये कंपलसरी गुड्स जिनको बोला जाता है, मतलब जैसे नमक है। ठीक है ना? अब नमक है, नमक का रेट चाहे 20 रुपये हो या चाहे 40 रुपये हो, आप उतना ही परचेज करोगे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलती। आप 40 रुपये हो जाओगे तब भी खरीदोगे, 20 रुपये हो जाओगे आप तब भी खरीदोगे, लेकिन क्वांटिटी आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना? आप जैसे मेडिसिन हैं, मेडिसिन में आप ये तो नहीं कह सकते कि 200 रुपये की मेडिसिन होगी तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा। भाई अगर आप बीमार हो तो आपको लेनी पड़ेगी। तो ये लग्जरी की चीजें नहीं है। तो लग्जरी की कीमतों में आपका एक आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें होता है एक लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत या फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है ना वो वस्तुओं की कीमतों के प्रति बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे वो लग्जरी आइटम होते हैं, अगर वो सस्ते हो जाएंगे तो लोग ज्यादा खरीद लेते हैं उनको, लेकिन जो आवश्यकता की वस्तुएं होती है वो चाहे सस्ती हो या महंगी हो, लोग उनको खरीदते ही है, वो मजबूरी ही है। अब जैसे सरसों का तेल है 200 रुपये लीटर हो गया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो 80 रुपये लीटर हो जाए तो आप जितना आपका पर मंथ आपके घर में लगता है आप उसकी जगह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लोगे। मिडिल क्लास ऐसा नहीं करता, व्यापारी लोग खरीद के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बट मिडिल क्लास तो वही 1-1.5 लीटर की जो भी बोतल आती है उसको ही परचेज करेगा। अब वो परचेजिंग की आपकी 80 रुपये में हो या अभी 200 रुपये हो रखा तो अभी भी लोग खरीद ही रहे, चाहे 200 रुपये में हो, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन डीओ है या मान लो कार है, जैसे कोई कार है, मान लो स्विफ्ट है कार, स्विफ्ट कार अगर 15 लाख रुपए की हो जाएगी तो नहीं खरीदेंगे लोग, कोई और ऑप्शन देख लेंगे। लेकिन वही स्विफ्ट इतनी ज्यादा क्यों बिक रही? क्योंकि उसका रेट कम है और वो लग्जरी फील कराती है, 7-8 लाख रुपए में आपको पड़ जाती है, तो उसको ज्यादा परचेज कर रहे हैं। सिंपल है ना? चलिए अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, एक देश, एक महाद्वीप, यहां तक कि पूरी दुनिया को शामिल किया जाता है। भाई पूरी दुनिया किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इन सारी बातों का अध्ययन अगर हमें करना है तो वो किसका पार्ट आएगा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा। ठीक है, जैसे विदेशी व्यापार, सरकारी राजकोष, मौद्रिक नीति, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति का स्तर, ब्याज दरें, जीडीपी आदि में परिवर्तन के कारण आपका उत्पादन की ग्रोथ हो रही है या उत्पादन, प्रोडक्शन आपका कम जा रहा है, इन सभी चीजों का जो आप अध्ययन करते हैं वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। यूपीएससी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछ सकती है? या तो आपको एग्जांपल दे देगी, जैसे भारत सरकार के द्वारा विदेशी व्यापार को लेकर कुछ नीतियों में परिवर्तन किया गया है, ठीक है, या राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन किया गया है, यह अर्थव्यवस्था के किस विधा के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, ना तो ए ना तो बी, तो आपका आंसर होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना? तो इंडिविजुअल की जब भी बात आएगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब भी कोलेक्टिव पर्संस की बात आएगी या बड़े लेवल पर बात आएगी या ग्लोबलाइजेशन पे बात आएगी, वैश्विक स्तर पर बात आएगी, सरकारों पे बात आएगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल हो जाएगा। सिंपल है ना? देखिए अब
ये बेहतर एग्जाम्पल आपको यहां समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति बाइक खरीदना चाहता है, ठीक है, तो उसकी मांग का अध्ययन आपका किसके अंतर्गत होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होगा। अब ये ना ज्यादा व्यष्टि और समष्टि के इनमें कंफ्यूज मत होना। माइक्रो व्यक्ति, सिंपल समझो, व्यष्टि माइक्रो व्यक्ति, ठीक। माइक्रो में सम सभी, और वो हो जाएगा मैक्रो बड़ा, ठीक। तो सिंपल है। तो माइक्रो में आप एक व्यक्ति बाइक खरीदना चाहता है तो उसकी मांग का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाएगा, जबकि उस मोटरसाइकिल को बनाने में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुई है उन सब का अगर हमें अध्ययन करना है तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें किसी इंडिविजुअल की आय का अगर अध्ययन करना है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और अगर हमें देश की आय का अध्ययन करना तो वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। ये देखिए एग्जांपल से, एक ये पर्सन है, ये सामान खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, शॉपिंग कर रहा है, पैसे का लेन देन है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगी। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड की बात है, वर्ल्ड की बात है, स्टेट की बात है, राज्य सरकारों की बात है, तो ये सारे शामिल एक्टिविटीज होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी में आपका ये पूरा कवर हो चुका है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, है ना। जैसे आपकी विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, तो ये चीजें। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक। यूपीएससी से जो क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने 2011 में पूछा था, उसके बाद अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो 2011 का क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि एक क्लोज इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। क्लोज्ड इकोनॉमी वो है जिसमें पैसे की आपूर्ति पूरी तरीके से नियंत्रित होती है, इसमें घाटे का वित्त पोषण होता है। ये जो वर्ड है ना, घाटे का वित्त पोषण, इनको लेकर ज्यादा घबराना मत। एक दो वीडियो और आएंगी जब आगे इसके बारे में डिस्कस होगा तो आप बड़े फेमिलियर हो जाओगे, हंसते हंसते आप इनका आंसर दे दोगे। तीसरा है केवल निर्यात होता है, डी है ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं कि इसका आंसर आएगा आपका डी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है। सिंपल, गुड। आप कल इसका हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? नॉर्थ कोरिया का, है ना। नॉर्थ कोरिया का हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि नॉर्थ कोरिया में ऐसी ही इकोनॉमी जिस जो ना तो आयात को मंजूरी देती ना ही निर्यात को, जो उगाते हैं जो खाते हैं अपने अंदर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ही है, ज्यादा वो बाहर दुनिया के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता। सिंपल। तो देखिए, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ। हम लोग नया टॉपिक ले करेंगे, नए टॉपिक में देखेंगे इकोनॉमिक्स के आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो बस आपको क्या है, घबराना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 दिन के अंदर ही पूरी इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाए, लेकिन 15 दिन जब आप लोग कर लोगे तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप पीटी में क्वेश्चनों को, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चनों को ढूंढ के करोगे। आपको मजा आएगा, दूसरे को समझाने में भी मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं ना केवल पढ़ा हूं, मैं किसी दूसरे को भी इजीली इन चीजों को समझा सकता हूं। और जब आपका वो लेवल आ जाए ना, तब आप समझ लेना कि आपका वो सब्जेक्ट तैयार हो चुका है, ठीक है ना। पता चला आप ही कंफ्यूज हो, दूसरे को क्या समझाओगे। जब आप दूसरे को समझाने के लिए लायक हो जाओ तो आप समझ लेना कि आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से तैयार है। अब आप प्रीलिम्स के लिए इस सेक्शन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली इसको सोल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।